बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। एक तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इंटरव्यू दिया है अल जज़ीरा को, और वो इंटरव्यू जो है उसमें नेशनल और इंटरनेशनल बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जिनके ऊपर बड़ी डिटेल के साथ उन्होंने बातचीत की है। तालिबान के हवाले से, भारत के हवाले से, अमेरिका के हवाले से, चीन के हवाले से, इसराइल के हवाले से उन्होंने अपनी राय जो है उसका इजहार किया। कश्मीर पे उन्होंने दोबारा अपनी राय का इजहार किया, और ख़ास तौर पे जो इंटरनल पाकिस्तान की सिचुएशन है उसके हवाले से भी इमरान खान साहब ने बड़ा डिटेल में मौक़िफ़ दिया, और फ्यूचर में उनकी क्या प्लानिंग हो सकती है और पाकिस्तान को वो कैसे लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इस बारे में उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। बड़ा एक डिटेल इंटरव्यू था और एक अच्छा इंटरव्यू था। उसको अगर आप सुने तो सवालात और उनके जवाब जो हैं वो एक दूसरे से मुताबिकत रखते थे। तो खान साहब ने बजाय इसके कि इशूज़ से भागने के उनको फेस किया, उनका जवाब दिया। वो क्या था वो उसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं। एक और इशू पाकिस्तान में उठा हुआ है इस वक्त बहुत ज़्यादा, जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब का, कि उन्होंने अपने जो एसेट डिक्लेयर किए थे उनके एसेट उससे ज़्यादा बताए गए, और उनके खाते में बहुत सारी कंपनियां डाल दी गई जो बाजको ग्रुप की हैं। और ये अहमद नूरानी एक जर्नलिस्ट है पाकिस्तान में, वैसे भी ये जो है ख़बरें इसी किस्म की देते रहते हैं और अक्सर पाकिस्तान से बाहर हैं। उन्होंने ये खबर दी, और ख़बर के बाद पहले एक रिपटल आया बिल्कुल छोटा सा, तो लोगों ने कहा जी ये काफ़ी नहीं है। लोगों ने ये बार बार कहा आसिम सलीम बाजवा साहब को कि आपने इसको ये तो कह दिया कि ये गलत है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, आप साबित कीजिए कि ये गलत है, क्योंकि इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा है। और इमरान खान साहब से ये कहा जाने लगा कि जनाब आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इल्ज़ाम लगा है तो आप तहकीक कराएं, अगर बंदे के ऊपर इल्ज़ाम सच है तो फ़ारिग करें, अगर इल्ज़ाम गलत है तो फिर उस बंदे को अपने साथ आप कंटिन्यू करें। ये जो मुतालबा है ये मरीम नवाज़ साहिबा ने किया, उन्होंने इमरान खान साहब को तंज़ किया। उनके अलावा ये मुतालबा जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने किया कि इमरान खान साहब पे तंज़ किया, और अपोजिशन लगातार सोशल मीडिया पे इस इशू को उठा रही है। हुकूमत मुखालिफ जर्नलिस्ट जो सहाफ़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, या नून लीग के जो सहाफ़ी हैं, नून लीग के जो कैंप में रहते हैं, मैं बड़ा क्लियर होकर ये बात कह देता होता हूँ इसलिए कि सहाफ़ी अब बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो गए हम लोग भी। तो वो जो नून लीग वाला जो सहाफ़ियों का वो बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट कर रहा था, इस चीज़ को इसके ऊपर बात कर रहा था। तो आज बाजवा साहब ने अपनी सफाई देना शुरू की है। उन्होंने ट्विटर के ऊपर अपनी सफाई दी सबसे पहले, और उसके बाद अब वो मुख्तलिफ टीवी चैनल से बात कर रहे हैं, वो अपनी सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोई फोरम नहीं है जहाँ पे सफाई दी जाए। बाजवा साहब बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि वो कौन सा फोरम है। तो इसके कुछ रास्ते हैं, या तो अब अपोजिशन हिम्मत करे और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के एक सियासी साथी आसिम सलीम बाजवा साहब के ख़िलाफ़ किसी अदालत से रुजू करे या किसी इदारे में एप्लीकेशन दे ताकि उनकी इंक्वायरी शुरू हो, या चेयरमैन नैब इसका सो मोटो नोटिस लें, या कोई अदालत इसका सो मोटो नोटिस ले और इस मामले के ऊपर जो है वो उनकी इंक्वायरी की जाए। उनके सामने ऐसा कोई फोरम नहीं है फ़िलहाल, या उनके सामने ये क्वेश्चन किसी ने पूछा नहीं है। इमरान खान साहब भी एक इंक्वायरी कमेटी बना सकते हैं अपनी पार्लियामेंट के अंदर, या अपनी हुकूमत की एक इंक्वायरी कमेटी बना सकते हैं, या पार्लियामान की अपोजिशन और हुकूमत के लोगों पे मबनी एक कमेटी बना सकते हैं। वो कमेटी भी इंक्वायरी कर सकती है। बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे फोरम बन सकते हैं जहाँ पे ये अपने आप को क्लियर कर सकते हैं। आसिम सलीम बाजवा साहब को इस बात का यकीन है कि वो अपने आप को क्लियर कर लेंगे, और उनके लिए कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। उनको लगता है कि वो इस मसले में से निकल जाएंगे, और उनके साथ ज़्यादती हुई है, ख़बरों को तोड़ मरोड़ के जो है वो बाजको ग्रुप की और बहुत सारी कंपनियाँ बता के, उनके बेटों के, उनकी बीवी की जायदादें और कारोबार बता के उनको फंसाने की कोशिश की गई है। ये आसिम सलीम बाजवा साहब को लगता है, लेकिन क्या जो उनको लगता है वो ठीक है, वो साबित करने के लिए कोई फोरम चाहिए जहाँ पे उनका एहतसाब हो या उनका ये हिसाब किताब हो। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है, मैं तारुफ आपको करवा दूँ। शहजाद साहब, आप डिफेंस एनालिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और बतौर एनालिस्ट भी हमारे साथ सलीम बुखारी साहब, बहुत फ्रेश लग रहे हैं आमिर लियाकत हुसैन साहब आज के प्रोग्राम में, और सलीम बुखारी साहब मौजूद हैं आज हमारे साथ। आप एक तज्ज़ियाकार हैं और सब आपको जानते हैं, हमारे उस्ताद गिरामी हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी। मैं सबसे पहले शहजाद चौधरी साहब आपके पास आऊँगा कि क्या सोशल मीडिया पे उठने वाले तूफ़ान का जवाब सोशल मीडिया पे दे देना और रवायती मीडिया पे कुछ जस्टिफिकेशन इस सारे मामले की देना, ये जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब के लिए काफ़ी होगा, या ये मामला इससे आगे जाएगा? देखिए, ये तो मुझे नहीं पता जाएगा या नहीं। मैं आपको चंद हकीकतें बयान कर देता हूँ जो कि हमारी अपनी तारीख से हैं और हमारी रिसेंट तारीख से हैं। ठीक है। पहली बात है कि उमर चीमा पनामा का केस लेके आए, अखबारी नुमाइंदे थे, अखबार के सहाफ़ी थे, उन्होंने ये इसको रिसर्च किया या किसी ग्रुप की तरफ से उनको ये मवाद मिला और उन्होंने यहाँ पे छाप दिया। अच्छा, अब उसका असर क्या हुआ वो हम सब जानते हैं। वो पनामा चला, उसके बाद मामलात और खुले, और खुलने के बाद ये पता चला
कि ये तो एक वज़ीर आज़म साहब जो हैं, जो कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, उसको वहाँ से अपनी जगह से हटना पड़ा। एक अदालत, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, सुपीरियर अदालत, सुपीरियर मोस्ट अदालत, उसने ये फैसला दे दिया। तो ये तो एक खबर का और एक चीज़ का असर हुआ। दूसरी चीज़ें आ जाते हैं उसके बाद, और बाकी जो हैं, आपने देखा कि वज़ीरों के ऊपर कुछ इल्ज़ामात आए, सुबह पंजाब के अंदर आए, फिर सेंटर में भी आए। ये रिसेंट जो वज़रा हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो इस गवर्नमेंट के वज़रा हैं, और उनको गाहे बगाहे कहीं से कुछ हटाया गया, कहीं रिमूव किया गया, कोई इंक्वायरी हुई, कोई शक्ल न उभरी, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको फिर रीइंस्टेट किया। मैं नाम नहीं लेता, लेकिन वो हमें पता है कि ये 2, 3, 4 ऐसे कौन से लोग थे जिनके साथ ये सब कुछ हुआ। अब आ जाते हैं कि आसिम सलीम बाजवा साहब का जो चक्कर है वो क्या है। एक अखबारी नुमाइंदे ने उनके बारे में स्टोरी ब्रेक की है। सच है या झूठ है, ये तो जाहिर है कि किसी ना किसी को पता करना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब के पास 2-3 ऑप्शंस हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब, जब ये इस किस्म का सवाल उनके किसी कैबिनेट मेंबर पे उठता है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर लाजिम हो जाता है कि वो अपने तय, अपने तौर पर जवाबदेही लें सबसे पहले उस मिनिस्टर से या एडवाइज़र से, और अगर उनको कहीं झोल नज़र आता है तो फिर उसका तरीका ये होता है कि उसको अपनी उस पोजीशन से हटा दिया जाता है, और उसके बाद वो अपना जो दिफा है वो फिर जहाँ पे भी जो रेलिवेंट फोरम है वहाँ पे करना चाहता है, या जब वक्त आएगा तो उसको करेगा। पहली बात तो ये है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब का ये तरीका होना चाहिए। अगर वो जवाब से मुतमईन हो जाते हैं तो उसके बाद ज़ाहिर है कि वो कहते हैं कि नहीं, आप अपना काम कंटिन्यू कीजिए। इस किस्म के इल्ज़ामात भी हमने देखे कि प्राइम मिनिस्टर साहब के कुछ जब लोगों पे लगे, उनके वज़रा पे लगे, उनके, तो हमने ये देखा कि उनको भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक्सेप्ट कर लिया, उनके जो उनकी एक्सप्लेनेशंस थी, और उसको एक्सेप्ट कर लिया। देखिए, हमारी अदालतें आज मौजूद हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की चीज़, लेकिन आसिम सलीम बाजवा खुद तो ये केस लेके अदालत में नहीं जाएगा ना, तो किसी ना किसी को तो अदालत में लेके जाना पड़ेगा। किसको जाना चाहिए शहजाद चौधरी साहब, किसको जाना? देखिए, सो मोटो भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें। गवर्नमेंट ऑफ द डे उस वक्त तक नहीं जाएगी जब तक कि मामला कोई लेके अदालत में नहीं जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ द डे को पढ़िए, उसका कैबिनेट लेवल का जो डिसीजन है वो ये है कि इस आदमी को हटा दिया जाए अपने ओहदे से। ये है प्राइम मिनिस्टर का फैसला, ठीक है ना। उसके बाद ही बिकम्स अ नॉर्मल पर्सन, जो नॉर्मल शहरी बन जाता है। उस शहरी के खिलाफ आप नैब में ले जाएं, आप किसी अदालत में ले जाएं, आप बाकी मामलात में ले जाएं, और वहां पे जाके उसकी इंक्वायरी का है, कोई FIA करेगी, कोई नैब करेगा, कोई कुछ करेगा, किसी अदालत को कोई हुक्म मिलेगा, तो उस तरीके से इस काम को किया जा सकता है। लेकिन ये टेलीविजन चैनलों पे बैठ के और सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर बैठ के, तो ये ना मामला, इसको आप असल में आप गंद ज्यादा मचा रहे हैं। और ये चॉइस जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब की है, ये उनकी चॉइस है कि उन्होंने सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया, ये उनकी चॉइस है कि उन्होंने टेलीविजन चैनल्स को, ये उनकी भी चॉइस है जो उनका मामला लेके आए सोशल मीडिया पे। आजकल तो हर एक के पास एक यूट्यूब चैनल है, और एक ना कोई एक वेब का फोरम उसके पास अवेलेबल है, कोई वेबसाइट अवेलेबल है, वो बैठ के वहाँ पे अखबार भी छापता है, वो वहाँ पे स्टोरियां भी ब्रेक करता है। तो ये तो सर उसका, सर एक मिनट, ये तो उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच का उसका राइट है। कोई भी आदमी, कोई भी, देखें, मैं जो बात कर रहा हूँ कि देखें, हुकूमती ओहदे पे बैठे हुए शख्स को, जब हम उस शख्स के, सर इस बात की संजीदगी पे जी, जब हम उस शख्स के अमल, किसी भी शख्स के अमल पे जजमेंट पे बैठेंगे, तो फिर उसका हक है कि उसको दिफा का मौका दिया जाए। वो जजमेंट का सोशल मीडिया के ऊपर से की बुनियाद पे आप करना चाहते हैं, या कोई मेन अदालत में ले जाएगा, या नैब को रिपोर्ट करेगा, आम शहरी रिपोर्ट कर सकता है। खुद अहमद नूरानी जाके मामला लेके जा सकता है नैब के पास। ही डजंट हैव टू हाइड, उसको छुपने की जरूरत नहीं है, वो कर सकता है ये काम। सलीम बुखारी साहब, व्हाट यू से, क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। काफ़ी गुफ्तगू जो है वो अपने हमारे साथी ने कर दी है, लेकिन इसके दो एक एस्पेक्ट मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि पनामा के हवाले से याद रखिएगा कि नवाज शरीफ साहब पनामा के किसी केस के ज़रिए ना सजा याफ्ता हुए, ना हुकूमत से गए, वो अकामा के ऊपर गए थे, और अकामा का कोई तस्करा उसके अंदर नहीं था। इसी तरह का मैं समझता हूँ कि नूरानी साहब की ये जो रिपोर्ट है, इसके पस मंज़र में क्या अवामल हैं, उसके ऊपर गौर करना बहुत ज़रूरी है। आप ये याद रखिए कि आसिम सलीम बाजवा साहब जो हैं, वो सिर्फ एक रिटायर्ड जर्नल नहीं है, वो आजकल एक ऐसे सेंसिटिव प्रोजेक्ट की अथॉरिटी के चेयरमैन है जिसकी तकलीफ अमेरिका को है, जिसकी तकलीफ बरतानिया को है, जिसकी तकलीफ भारत को है, जिसकी तकलीफ इजराइल को है, और उसका नाम है CPAC। ये पस मंज़र भुलाइए मत आप इनके बारे में। जो भी कैंपेन है, जो फैक्ट्स हैं वो तो यकीनन सामने आ जाएंगे। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि आसिम सलीम बाजवा साहब ने तफसील के साथ सोशल मीडिया पर उठने वाली जो कैंपेन है या बनने वाली जो कैंपेन है, उसका जवाब जो है
जवाब दे दिया है। अब जाहिर है जिन्होंने केस रिपोर्ट किया है या जो स्टेक होल्डर्स हैं या जो अपोजिशन है, उनमें से जो भी चाहे इस मामले को अदालत में ले जा सकता है, खुद उनको जाने की ज़रूरत नहीं है और वो देखा जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जो मैंने अर्ज़ किया है, खुदा के लिए इसको आप बिल्कुल दरगुजर ना कीजिए और इसको लायक तवज्जो समझिए कि उनके ऊपर ये मलबा कहाँ से उठा है। नूरानी साहब आजकल अमेरिका में है, अमेरिका कैसी कैसी गेम में कैसी कैसी बाजियाँ खेलता है वो हमारे सामने है। दूसरा एलिमेंट इसमें यह है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो रिपोर्ट किया नूरानी साहब ने, वो अभी किसी नॉर्मल चैनल के ज़रिए किसी अदालत के नोटिस के तौर पर या किसी अदालत के सो मोटर नोटिस के तौर पर सामने नहीं आया है। और जिस हद तक एलिगेशंस लगे, नहीं, मरियम नवाज साहबा का और शहबाज शरीफ साहब का जो स्टेटमेंट है वो तो लोकल मीडिया पे रिपोर्ट हो गया है। अपोजिशन ने जो मुतालबा किया प्राइम मिनिस्टर से वो तो रिपोर्ट हो गया है। देखिए वो तो करेंगे, उनको तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए टू डिच द गवर्नमेंट, वो हमें समझ आती है। लेकिन ये मामला इतना गंभीर है कि ये सिर्फ इल्ज़ामात लगाने से या बयान देने से ना तो वाजे हो सकता है, ना इसमें क्लैरिटी आ सकती है। ये मामला जब तक कोर्ट की प्रोसीडिंग में नहीं जाएगा या कोई कमीशन नहीं बनेगा इसके ऊपर, उससे पहले ये तय नहीं हो सकता। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, कंसिस्टेंटली कहूँ, जानबूझ के बार बार कह रहा हूँ कि इसके पस मंज़र में जो अवामल है उसके ऊपर तवज्जो रखना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक हवाला दे दूं कि हिंदुस्तान के अंदर डिस्ट्रॉय सीपैक के नाम से एक बाकायदा अदारा कायम है जिसके अजीत डोवल साहब हेड हैं। $1 बिलियन उसका बजट है हर साल का। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, और उनको भी कितनी तकलीफ है सीपैक की, अमेरिका ने हमसे क्या मनवाना चाहा, IMF की कंडीशनलिटीज़ क्या थी, हमने कैसे उनको वो सारी तफसीलात मुहैया कर दी। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो मुझे शुबे में मुब्तला करते हैं कि ऐसा ना हो कि ये सारी मूव जो है किसी कैंपेन का हिस्सा हो। लेकिन जहाँ तक उनकी कंपनियों का ताल्लुक है, उनकी इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक है, उन्होंने खुद वजाहत दे भी दी है। इसको कोई भी चैलेंज कर सकता है, तो अदालतों से हमें पता चल जाएगा कि असल सूरत हाल क्या है। मगर मैं फिर कहूँगा आपको, मेरे प्यारे भाई इमरान खान, इसके पस मंज़र के अवामल को दरगुजर ना कीजिए। जनाब शहजाद चौधरी साहब बैठे हुए हैं, ये मेरे से ज़्यादा इसके ऊपर रोशनी डाल सकते हैं। और बाकी आमिर लियाकत भाई बैठे हुए हैं, उनको भी पता है कि ये साजिशें कहाँ से चलती है और कहाँ पहुँचती है। जी क्या पता आमिर भाई आपको, आप बता दें इस पे, लिंक तो आप तक आ गया। जी बहुत शुक्रिया। वो आज आप फरमाया, मैं बड़ा फ्रेश लग रहा हूँ। उस दिन आपका प्रोग्राम लोरी जैसा था, तो मैं वो लोरी यही लोग बैठे हुए थे, यही लोग बैठे हुए थे। अगर आपको लोरी लग रही थी तो आपकी मर्जी है। नहीं, असल में मैं थका हुआ बहुत था, काफी काम किया, मैं समझ गया था। अच्छा, मैं अब आपको बताऊं, देखिए जो आपने सवाल किया, बड़ा देखिए उसमें एक बड़ी जो अहम बात है वो ये कि आसिम सलीम बाजवा साहब का माजी हमको सामने रखना पड़ेगा। ये आसिम सलीम बाजवा साहब आपको पता है कि कमांडो भी रह चुके हैं, और फिर उसके बाद ये जनरल मुशर्रफ साहब के साथ थे, और फिर वो अपनी जो फौजी जो ड्यूटी उसकी है वो सर अंजाम देते रहे। फिर ये मेजर जनरल बने, लेफ्टिनेंट जनरल बने, और फिर ISPR DG ISPR की हैसियत से काम करते रहे। उसके बाद फिर जब रिटायर हो गए तो इनको सीपैक में भेजा गया, और काफ़ी अर्से के बाद भेजा गया। लेकिन अगर आप देखें, इनको फिर एक इजाफी ओहदा दिया गया, और वो वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात का था। लेकिन वो ओहदा इतना अहम नहीं है जिसकी तरफ सलीम बुखारी साहब ने इशारा किया है। वो अहम तरीन ओहदा है जो सीपैक अथॉरिटी का है। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि आसिम सलीम बाजवा के पीछे जो आदमी लगा है वो पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का बददियानत इंसान है, जिसका नाम अहमद दुरानी। और इसकी वजह यह कि उसको अदालत से माफी मांगनी पड़ी थी। अगर हमें याद हो, सुप्रीम कोर्ट में उसने तौहीन अदालत पर माफी मांगी थी, और वो उन्हें जज हजरात के खिलाफ, जज साहबान के खिलाफ उसने जो जबान इख्तियार की थी और जो उसने रिपोर्ट दी थी। और उसके बाद आप देखें ये इल्जाम लगता है, और इल्जाम लगने के 3 दिन के बाद मस्तौंग के अंदर या धमाका होता है जिसमें कोई 40 के करीब जो है वो लोग अफराद जो है वो शहीद हो जाते हैं। और उनमें रईसानी साहब भी है जिनके बेटे हकमल भी पहले शहीद हो चुके हैं। तो ये बलूचिस्तान की तरफ इशारा है उसी जनरल का जो कि अब फौज से निकाला जा चुका है, भारतीय फौज से, और वो ये कहता रहता है कि हम जब चाहे बलूचिस्तान में जो चाहे हम करा। मेजर आर्या की बात कर रहे हैं आप? जी गौरव आर्या का ये हर वक्त कहना है कि मैं जब चाहता हूं मैं हम कुछ भी करा सकते हैं वहां पर। इसी तरह डिस्ट्रॉय पाकिस्तान का जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये अजीत कुमार दोवल जो कि जिसका जिक्र किया अभी बुखारी साहब ने, बिल्कुल वो हेड कर रहा है। और अब आप इस पूरी कहानी में 2 आदमियों को देखें। एक सिल्वर फॉक्स है, यानी सिल्वर फॉक्स जिसके सफेद बाल है, मुबश्शिर जैदी, ये जो मुख्तलिफ नामों को बदल कर ट्विटर पर आता रहता है और अकाउंट्स बनाता है। ये चालाक लोमड़ी की तरह है, ये भी अमेरिका के अंदर बैठा हुआ है। इसी तरह अहमद दुरानी भी अमेरिका में बैठे हुए हैं।
ये दोनों लोमड़ियां और दोनों चालाक अफराद जो है अमेरिका के अंदर है, और अमेरिका से ये डोरियां सारी हिल रही हैं। तो सारे ताने बाने अमेरिका ने तैयार किए और सीपैक के खिलाफ है, पाकिस्तानी खिलाफ है। आसिम सलीम बाजवा को उस वक्त तक अदालत में जाने की जरूरत नहीं है जब तक कि बीबी मरियम ने यह फरमाया है कि आसिम बाजवा रसीदें दें। तो जाइए ना, आप रसीदें मांगने के लिए अदालत जाए। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ी होकर मास्क लगाए हुए शौहर के साथ बराबर में क्या मांग रही है रसीदें? पहले अपने शौहर से तो रसीद मांग ले, जो असल रसीद उनको देनी है, अभी तक नहीं दी उन्होंने। तो अब ये रसीदें जाकर वो अदालत में जाए, अदालत में जाकर वो आसिम बाजवा साहब पर केस करें और उनसे रसीदें मांगे। आसिम बाजवा साहब को वजाहत देने की जरूरत पेश आई है कि उन पर सोशल मीडिया पर हमला हुआ है, सोशल मीडिया के जरिए हमला किया गया है, अहमद दुरानी के जरिए हमला किया गया है। तो अब उन पर यह फर्ज बनता था कि वो एटलीस्ट सोशल मीडिया पर तो कम से कम जवाब दें। अब कोई जाए अदालत में, उनको चैलेंज करे, वो वहां पर भी पेश कर देंगे सबूत। मैं जानता हूं इसके दो पहलू हैं। आमिर भाई एक सेकंड, बोलिए बोलिए। मैं 2002 में मैं वजीर मुमलिकत था और मैं 2000 असेंबली में था, और ये आसिम बाजवा साहब वहां पर उस जमाने में जनरल मुशर्रफ साहब के साथ होते थे। मैं उस जमाने से जानता हूं, इंतहाई दयानतदार आदमी है, इंतहाई इसकी हर चीज क्लियर और साफ है। ये बहुत गलत इल्जाम लगा रहे हैं जो लोग भी लगा रहे हैं, ये पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं और पाकिस्तान दुश्मनी कर रहे हैं। अच्छा, इस केस को खराब पता किन लोगों ने किया है? मुझे ऐसा लगता है कि वो जो शाह से ज्यादा वफादार किस्म के लोग होते हैं ना, यहां पे कुछ सहाफियों ने और कुछ ग्रुप्स ने आसिम सलीम बाजवा साहब की इस किस्म की उनको डिफेंड किया कि वो बाजको ग्रुप को और इन सारी चीजों को झूठ करार दे दिया। उन्होंने कहा कि इनका तो बाजवा साहब के साथ दूर दूर का कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये लोग ही कोई और है, ये खानदान ही कोई और है। और वो अजीबोगरीब किस्म के जो है वो डिफेंस पेश किए गए, और उसमें आसिम सलीम बाजवा साहब का खुद कहीं पे कोई तस्करा, उन्होंने कोई अपना स्टेटमेंट जारी नहीं किया था। और जब वो वाले डिफेंस के बाद अब ये डिफेंस आ रहा है कि जनाब ये चीजें जुड़ती हैं मेरे साथ, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे जुड़ती हैं, तो फिर उसके बाद सिचुएशन जो है वो मजीद खराब हो रही है। मैं ब्रेक लेके वापस आके बात करता हूं, ब्रेक लें वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। आसिम सलीम बाजवा साहब ने इस्तीफा दे दिया है। आसिम सलीम बाजवा साहब ने रिजाइन कर दिया है। जो पॉलिटिकल सीट उनके पास थी उससे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सीट उनके पास है उसको उन्होंने रिटेन किया, उसके ऊपर वो मौजूद हैं। लेकिन जो एक सियासी सीट उनके पास मौजूद थी, सियासी ओहदा वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी का, उससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अभी हम थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जी मैं मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। अब ज़रा वापस आ जाएँ शहजाद चौधरी साहब के पास। शहजाद चौधरी साहब, पहली बात तो ये है कि ये रिज़ाइन कर दिया है, ये है एक इदारे की ट्रेनिंग, और ऐसा लगता है कि वो उसूलों के ऊपर अब पूरा उतर रहे हैं। दूसरी जानिब हमारे यहाँ पे ऐसी बेशुमार मिसालें हैं जहाँ कुर्सी से चिपकने वाला आदमी उसको छोड़ने का नाम नहीं लेता। जब वो एक सियासी सीट के ऊपर आके बैठ जाता है और उसको कहा जाता है कि तुम अकाउंटेबल हो या तुम पे ये इल्ज़ामात लगे हैं, तो वो अपनी कुर्सी के साथ चिपक जाता है, और चिपकने के बाद सबसे ये तवक्को करता है कि वो उसकी मदद करेंगे। ये मिसालें बहुत सारी हैं और पाकिस्तान के हर इदारे के अंदर हैं। एक और साहब का भी केस चल रहा है अदालत पे, और उनकी फैमिली के बारे में भी ये कहा गया है कि जनाब इनकी फैमिली जो है वो बहुत सारा पैसा उन्होंने बाहर बुलाया है। अदालत के अंदर मामला चले हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, कोई अपनी जगह से उठ के खड़ा होने को तैयार नहीं है। वो अपना स्टेटस इंजॉय करना चाहते हैं साथ साथ, लेकिन जो है वो जवाबात भी नहीं देते। अब यहाँ पे आसिम सलीम बाजवा साहब ने पहले तो दिए जवाब सोशल मीडिया पे, फिर उठाया एक सवाल कि जनाब आप किस जगह पे मुझे सुनना चाहते हैं, कोई फोरम तो बताएं जहाँ पे जाके मैं जवाब दूँ। कोई ऐसा फोरम हो जहाँ मुझे बुलाया जाए, बुला के पूछा जाए, मैं हर चीज़ का हिसाब किताब देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्योंकि मेरे पास एक पॉलिटिकल सीट है और एक पॉलिटिकल पार्टी है और उसका एक मौक़िफ़ है कि अगर किसी पे इल्ज़ाम लगेगा तो वो रिज़ाइन करेगा, तो मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। सर क्या कहते हैं? हाँ, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने शायद आपका प्रोग्राम देखने के दौरान ये फैसला किया हो या कब फैसला किया है, लेकिन बहरहाल ये फैसला हुआ और सियासी सीट उन्होंने छोड़ दी। ये कहना चाहिए सियासी सीट छोड़ दी। अच्छा, लेकिन देखिए सवाल ये पैदा होता है, और ये बड़ा सवाल मैं आपसे उठाने जा रहा हूँ कि क्या सीपैक को ख़तरा है आसिम सलीम बाजवा के एसेट्स डिक्लेयर होने से, या पाकिस्तानी अफवाज को मलाइन किया जा रहा है आसिम सलीम बाजवा की आड़ में? इन दो सवालों के में से कोई जो जवाब है, अगर हम उसको तलाश कर पाएँ तो फिर हम इसका डिज़ाइन, इसकी डिटेल, इसका तरीका, हर एक चीज़ को पहुँच जाएंगे। मुझे यूँ लगता है कि सीपैक को कोई ख़तरा नहीं है, सीपैक को कोई परेशानी नहीं है। सीपैक चीन ने पाकिस्तान के साथ किया है, और आसिम सलीम बाजवा का नाम सीपैक नहीं है, उसका नाम लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा है, और उस तरह के बहुत सारे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमारे पास मौजूद है। तो एक आसिम सलीम बाजवा सीपैक की वो कोई वो नहीं है, उसका गारंटी नहीं है। वी विल हैव वन मोर जनरल कम एंड सिट, अगर जर्नैली वहां पे लगाना है,
अगर जर्नैल लगाना है, वरना बहुत सारे लोग और भी लग सकते हैं सीपैक को चलाने में, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल यह है कि खतरा यह है कि असल में आसिम सलीम बाजवा की आड़ में पाकिस्तानी अफवाज को मलाइन करने की अटेम्प्ट और कोशिश है। ये मेजर गौरव जो भी उसका नाम है वो वहाँ बैठा कर रहा है, अजीत दोवल कर रहा है, कौन उसका आड़लाकार बना है, यहाँ पे कौन उसको हवा देता है, किस तरीके से हवा देता है। अगर हमारे सामने लोग हैं, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन ये खेल खेला जा रहा है। अच्छा, इसलिए मेरा ख्याल है कि बहुत ही एसेंशियल है कि अगर वो अपने ओहदे से हट भी गए हैं तो मेरा ख्याल है कोई माइका लाल उठे, अदालत में जरूर जाना चाहिए। कि जो आपने दूसरा दिया ना इशारा, जिसमें आपने कहा कि एक जज साहब के ऊपर भी ये मामला चल रहा है, मेरा ख्याल है उनकी क्रेडिबिलिटी के लिए भी, उस केस की क्रेडिबिलिटी के लिए भी आसिम सलीम बाजवा के केस को अदालत में जाना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि आसिम सलीम बाजवा को अदालत में जाके अपना केस पुट अप करने की, प्रेजेंट लेकिन सर बड़ा बोल्ड तरीके से आए आसिम सलीम बाजवा, जिस बोल्ड तरीके से आए, हमारे कार नहीं है पाकिस्तान में, यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज हों या कोई ओहदेदार हों या कोई इदारे हों, वो चिपक जाते हैं ओहदों के साथ। तो ये तो बदकिस्मती है ना, बदकिस्मती हमारी है। देखिए एक तो ये चीज समझ लीजिए कि सीपैक का जहां मामला था, चीन परेशान था थोड़ा सा पाकिस्तान के लैक ऑफ फोकस और अटेंशन, और उसकी वजह सिर्फ ये थी कि पाकिस्तान इतनी जगहों पे बिखरा हुआ था। उसमें ये नहीं था कि पाकिस्तान सीपैक को आगे चलाना नहीं चाहता था। उनको गारंटी ये चाहिए फौज की कि फौज अगर इसको, अब फौज का सर्विंग जर्नैल वहां पे लगाना शायद इतना मुनासिब ना होता। फिर उसके बाद फौज अपने काबिल एतबार आदमी, फौज के सारी काबिल एतबार होते हैं, लेकिन फौज अपने बेहतर आदमी को, जिसका उनको लगता है कि इन ऑपरेशन को ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है, वो उसको लगाएंगे। चाहे वो आसिम सलीम बाजवा हो, चाहे वो शहजाद चौधरी हो, चाहे वो कोई और हो, उनको लगेगा ये आदमी यहाँ ठीक है, वो उसको लगाएंगे। इमरान बात ये है ना, देखें बात सुने, मैं अपने आप को बहुत ज्यादा ऑनेस्ट और इंटेग्रिटी वाला बंदा समझता हूँ। मुझे लगा दिया जाए सीपैक का मिसाल के तौर पर चेयरमैन या जिम्मेदार, कल को मेरे खिलाफ कोई केस बना के खड़ा हो जाता है अखबार के अंदर या किसी भी जगह पे, मेरा फर्ज बनता है कि मैं जाके उसका जवाब दे करूं। एंड आई वुड लाइक टू गिव इट एट अ फोरम जो कि क्रेडिबल रिकग्नाइज्ड फोरम है। तो मेरा ख्याल है कि आसिम सलीम बाजवा साहब ने बड़ा अच्छा काम किया है, ठीक है, उनसे यही तो है। उन्होंने जो उनको दीवार से लगाना चाह रहे थे डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, चलें मैं पहले, आप बुखारी साहब हाथ खड़ा कर रहे हैं और उनका हाथ जब खड़ा हो जाए तो कोई जरूरत नहीं किसी की। सर नहीं, आप बोलिए सर, आप बोलिए। इमरान बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। मैं सिर्फ शहजाद चौधरी साहब की तरफ थोड़ा सा इशारा ये करूं कि जो बात मैंने अपने पहले हिस्से में की थी, उसका इशारा बिल्कुल उसी तरफ था कि चूंकि अमेरिका, भारत, इजराइल इनको मरोड़ उठते हैं न सिर्फ सीपैक के बारे में बल्कि पाकिस्तान की आर्मी के बारे में, पाकिस्तानी फ़ौज को जलील करने की उनकी तरफ से बहुत सी कोशिशें पहले भी हो चुकी हैं। वो तो कौम का एतमाद समझ लीजिए या हमारे अफवाज जो है उनकी रेपुटेशन समझ लीजिए कि उसमें बचत होती रही। लेकिन ये कोशिश भी बिल्कुल मैं मुत्तफिक हूँ 100% शहजाद चौधरी साहब के साथ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी फ़ौज को मलाइन करने के लिए ये आसिम सलीम बाजवा को टारगेट किया गया है। तो ये बिल्कुल देखना पड़ेगा मेरे ख्याल से, इससे पहले कि हम ओवर रिएक्ट करें और इसको आसमान पे गुड्डी की तरह से चढ़ा दें। इन सारे अवामल पर गौर करने के बाद ही मेरे ख्याल से फर्दर प्रोसीडिंग होनी चाहिए, चाहे वो अदालत में हो, चाहे हुकूमती सतह के ऊपर किसी ट्राइब्यूनल या किसी कमीशन के हवाले से हो। लेकिन ये अवामल जो है, ये अनासर जो है, इनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बस मैं सिर्फ ये बात ऐड करना चाहता था शहजाद चौधरी साहब की बात में। अच्छा, मैं आमिर लियाकत हुसैन साहब, मैं आप मुझे ना ब्रेक के बाद थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि डिटेल में आप बात करें इस पर, क्योंकि आसिम सलीम बाजवा साहब ने उन सबको दीवार के साथ लगा दिया है जो उनको दीवार के साथ लगाने की कोशिश कर रहे थे। नंबर 2, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जैसे अहम ओहदेदारों के ऊपर भी इल्ज़ामात लगे हैं, तो उन पे इल्ज़ामात लगाना कोई बात नहीं है, लेकिन अगर इसके पीछे दुश्मन है और इसके पीछे पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है तो इट इज़ वेरी सीरियस, और इसके खिलाफ फिर इंक्वायरी करके फिर उन बंदों को जो है वो उनको लेना चाहिए गिरफ्त में। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जी आमिर भाई, अब आपके पास लेकर आ गए हूँ मामला। ये तो अपोजिशन को लेने के देने पड़ गए सर, जिस बात के ताने वो इमरान खान साहब को दे रहे थे। आसिम सलीम बाजवा साहब ने एक बड़ा बोल्ड और ब्रेव स्टेप लेते हुए उन सबको दीवार के साथ लगा दिया है। यानी अब तो उनको जवाब देना पड़ेगा कि तुम तो चिपक जाते हो सीटों के साथ, तो ये मैंने छोड़ दी जो पॉलिटिकल सीट थी, मैं अब उसके ऊपर नहीं हूँ। जी मैं अर्ज करूँ, जब अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे कह भी रहा था कि जब ये माविन खुसूसी इत्तलात इनको बनाया गया था तो ये इनके लिए अहम ज़्यादा नहीं था
अहम यही था कि CPEC के जो मामला हैं, शहजाद भाई ने जिस तरफ इशारा किया और जो बुखारी साहब फरमा रहे हैं, ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि अफवाज पाकिस्तान के पास बहुत जनरल्स हैं, बहुत कोनमश्क जनरल्स मौजूद हैं और बहुत बड़े बड़े ऐसे नाम हैं जो इस पूरे प्रोजेक्ट की हिफाजत कर सकें अगर अफवाज पाकिस्तान से ही किसी को लगाना है। लेकिन हमें एक बात याद रखनी पड़ेगी माजी को सामने रखते हुए, और वो ये कि एक ज़माने में सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा किया था भारत ने, और सर्जिकल स्ट्राइक के ड्रामे को बेनकाब किया था। अगर आपको याद हो इमरान भाई, आप बॉर्डर पर गए भी थे, अगर आपको याद हो तो बेनकाब किया था उस वक्त DG ISPR थे आसिम सलीम बाजवा साहब, और ये चूंकि SSG कमांडो भी रह चुके हैं, तो इन्होंने उस वक्त ये बड़े खुलकर वाज़ेह अंदाज में कहा था कि आए आकर कर दिखाएं अगर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, हम इनकी हर सर्जिकल स्ट्राइक का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। तो ये भारत की नजरों में बहुत अरसे से खटक रहे हैं। अब भारत का पूरा हदफ जो है वो अफवाज पाकिस्तान है, और आप तीनों अफराद मुझ समेत इस बात से मुत्तफिक हैं, और मुझे यकीनन इस बात पर फख्र भी इस बात पर है कि हम लोग जब बात करते हैं तो मुहिब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से बात करते हैं। हमारे नज़दीक पाकिस्तान सबसे अहम होता है। अब ये सारी बातें अपनी अलग हैं कि कौन कहाँ पर है, कौन कहाँ पर नहीं है, पाकिस्तान सबसे ज़्यादा अहम है। तो अफवाज पाकिस्तान से जो काम कर रही हैं उनको मलाइन करने के लिए दो आदमी अमेरिका चले जाते हैं, एक आदमी पहले से मौजूद है, और आप उसके अगर आप उस आदमी के ट्वीट्स देखें तो खुदा के खिलाफ, रसूल के खिलाफ पता नहीं वो क्या क्या लिखता है। उसके बाद दूसरा आदमी चले जाता है, वो वहां से इल्जाम लगाता है, उसके बाद ऑपोजिशन मिल जाती है, फिर वो चंद मखसूस जहन के साथ वो सारे के सारे मिल जाते हैं। अब उसके बाद आसिम सलीम बाजवा साहब ने उन सबको अपने इस्तीफे के जरिए एक बहुत जबरदस्त किस्म का कमांडो अटैक उन पर किया है, और वो इस वक्त दीवार से लग गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या उनकी गिरफ्त होगी कि जो इस वक्त बाहर बैठकर जो बाहर जाएगा पाकिस्तान से, और वो जाकर जो जिस पर चाहे इल्जाम लगा दे, जिसका जो दिल चाहे वो कह दे, अमेरिका में बैठकर जिस पर चाहे इल्जाम लगाकर ये कह दे कि ये पाकिस्तान का दुश्मन है, या ये इसने जायदादें बनाई हैं, या इसके आप असासे चेक कर लें, इनका क्या होगा, इनको कौन पकड़ेगा? तो मैं ये समझता हूं, मेरा अपना ये जाती ख्याल है कि मुझे नहीं लगता ये इन्होंने फैसला किया है आसिम बाजवा साहब के, मैं इनके फैसले का एहतराम करता हूं। इमरान खान साहब को इनका इस्तीफा मंजूर नहीं करना चाहिए, और इमरान खान साहब को ये चाहिए कि वो ये अपोजिशन से कहे, जो भी लोग इल्जाम लगा रहे हैं उनसे कहे कि आप अदालत में जाए, आप फैसला करें, मेरे पास तो इस्तीफा आ गया है, मुझे तो इस्तीफा दे दिया है। मंजूर उनको नहीं करना चाहिए। आसिम सलीम बाजवा साहब ने अपने तौर पर फैसला कर लिया है, उनका इस्तीफा मुझे भी नहीं लगता कि मंजूर होगा, उन्होंने दे दिया, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत जबरदस्त काम किया। लेकिन अब इल्जाम लगाने वाले साबित करें कि आसिम सलीम बाजवा ने ऐसे असासे बनाए, और अगर वो साबित नहीं करते तो फिर हद कज़फ के तहत, अगर इस्लामिक लॉ की बड़ी बात करते हैं लोग, तो हद कज़फ के तहत उनको पकड़ के लाया जाए और उनके सरेआम कोड़े लगाए जाए, उनको बताया जाए कि झूठा इल्जाम किसी पे लगाने का क्या अंजाम होता है। जी, मैं बुखारी साहब, अब प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा मंजूर कर लिया। देखें, इसमें इस सारी स्टोरी के अंदर एक एलिमेंट ये आया, एक इसका पहलू ये है कि इसमें इंडिया मुलव्वस है। तो सर, इंडिया जिसमें मुलव्वस होगा वो तो हमारी ज़िद बन जाती है वैसे ही। तो आपके ख्याल में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर होगा, इस रिज़ाइन को एक्सेप्ट करें पहली बात, या कहें कि नहीं हम नहीं कर रहे? पहली बात तो ये है कि जनरल बाजवा ने बहुत अच्छा प्रेसिडेंट सेट किया है, उसकी तारीफ की जानी चाहिए। मेरे ख्याल से इसमें लफ्ज़ों के चुनाव की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल स्टेट में कहना चाहिए कि उन्होंने बहुत जुर्रतमंदाना और बहुत यानी मॉरली हाई ग्राउंड पे जाके बोल्ड स्टेप है, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात यह है, हाँ, और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब को कतन डिफेंसिव पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो समझते हैं कि ये कैंपेन है, अगर वो समझते हैं कि फ़ौज को मिलाइन करने की एक साजिश है, इसलिए कि फ़ौज बहुत बड़ा गारंटर है इस CPEC के मंसूबे का, इसको तबाह करने के लिए सारी कुव्वतें लगी हुई हैं, चाहे वो अमेरिका है, चाहे इसराइल है, बरतानिया है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, सब इसके पीछे पड़े हुए हैं। लिहाजा उन्हें किसी सूरत भी इस प्रेशर में नहीं आना चाहिए, और बिल्कुल हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़े होकर वो भी ये फैसला करें। वो अगर समझते हैं कि ये कैंपेन है तो फिर उनको ये ऑनर देना चाहिए जनरल बाजवा को कि आप अपना काम जारी रखें। मैं किसी से उस वक्त तक डरने और बच होने वाला नहीं हूं जब तक कोई चीज़ अदालतों के ज़रिए प्रूफ नहीं हो जाएगी। ये मेरे ख्याल से ये एक अच्छा प्रेसिडेंट भी इमरान खान साहब को सेट कर देना चाहिए। लेकिन मैं इसमें एक सवाल और कर देता हूँ, मैं बल्कि शहजाद चौधरी साहब इसका आप जवाब दे दें एक और में। खान साहब के लिए बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा कि क्योंकि इस्तीफ़ा उन्होंने दे दिया, अगर वो एक्सेप्ट ना करेंगे तो वही मरियम नवाज़ और वही शहबाज शरीफ यहाँ पे इस पॉलिटिक्स में कहेंगे, देखा ना हम कहते थे इमरान खान को इदारे लेकर आए, इन्होंने नूरा कुश्ती की है, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया झूठ मूठ का और खान ने एक्सेप्ट नहीं किया, ये इनकी मिली भगत थी। यानी पॉलिटिक्स तो बड़ी डर्टी चीज़ है, वो इसके ऊपर मजीद वो मड स्लाइडिंग करेंगे। देखिए, पॉलिटिक्स वो एक पॉलिटिक्स है जो कि पार्टीज आपस में करती हैं।
अगर हम उसको सियासत कहते हैं तो फिर तो हम उस सियासत से दूर हट जाते हैं जो कि उसका असल माना है। अच्छा, और असल मानवी लिहाज से जो सियासत है वो तो आपके मुल्क की सियासत है, आपकी रीजनल सियासत है, जियोपॉलिटिकल सियासत है। मेरा ख्याल में वहाँ पर तो कम से कम इन पार्टीज़ को इस किस्म की जो लोकल अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसमें इंडल्ज नहीं करना चाहिए। देखिए, बात यह है कि उन्होंने 4-5 सफ़ों के अंदर अपना जवाब दिया है। उन 4-5 सफ़ों को पढ़ने वाले भी और जो इदारे जिनसे उनका ताल्लुक है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, चाहे वो आर्मी का है, क्योंकि उनका ताल्लुक माजी में आर्मी के साथ रहा है, वो पढ़ के बड़ा वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं उस सारी एक्सप्लेनेशन के अंदर कि क्या कोई ऐसे झोल हैं जिनके जवाब और लेने की ज़रूरत है, और या ये कि वो सेटिस्फाइड हैं उस चीज़ से। अगर सेटिस्फाइड हैं तो फिर तो उनको अपना काम करते रहने देना चाहिए। देखिए, सेटिस्फाइड हो जाना ये सारा कुछ है, लेकिन यहाँ पे जो पॉलिटिकल होते हैं उनके पीछे पॉलिटिकल प्रेशर्स भी होते हैं। अपोजिशन को भी बहुत संजीदा होना पड़ेगा इन चीज़ों को लेकर। अगर तो इमरान खान साहब अभी ये डिसीजन लेते हैं, वो बड़ा बोल्ड डिसीजन होगा कि मैं आपको नहीं जाने देता, आप यहाँ पे काम करें, तो उसका रद्देमल क्या आएगा उनको ये भी सोचना पड़ेगा। साथ ही साथ इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा। मुलाकात होती है अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।